एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। यहाँ पर हम लोग आज मिल रहे हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले के दो वीडियोस में मैंने 10th क्लास आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिमेन पेपर का सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था। हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज में स्पेसिमेन पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को किया था, जो कि सेक्शन ए का पार्ट है। देन सेक्शन बी में हम लोगों ने सेक्शन ए का ही सेकंड वीडियो मैंने फिर से बनाया था, जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेक्शन बी। चलिए, सेक्शन बी जहां पर आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसे हम आज पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और इन वीडियोस में आपको न सिर्फ सोल्यूशन मिल रहा है, आपको ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर है मेरे स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर द ईयर 2020-23 फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम इन द ईयर 2023। चलिए, तो सेक्शन बी पर हम पहुंच चुके हैं। सेक्शन बी जो है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है 5 मार्क का क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ इंटरनल चॉइस कहीं कहीं पर बीच में मिल सकती है। ओके, चलिए, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। तो आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन दिए कितने रहते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, यस, एंड 6। ओ, 6 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ईच क्वेश्चन इज ऑफ नॉट 10 मार्क। ईच क्वेश्चन के 2 सब पार्ट है, तो वो 2 सब पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 5 का एक सब पार्ट किया आपने, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का एक सब पार्ट कर लिया। नहीं, आपको एक क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना है तो उस पूरे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पर है मेरा स्पेक्स। चलिए, मैंने ये पहन लिया मेरा स्पेक्स, अब मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। व्हाट आर 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? अरे वाह, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तो बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ मार्केट है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ये देखिए, ये रहे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन नाउ, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका आंसर। सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। ये 5 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो पैरामीटर्स या सब हेडिंग्स या हेडिंग, आप जिनको जो भी बोलते हैं, ये फीचर्स आपको जैसे आपकी बुक में लिखे हैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही फॉलो करने हैं। आप यहाँ पर अपनी हेडिंग सब हेडिंग्स बनाने की कोशिश ना करिए। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी, क्वेश्चन लिखते टाइम लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ द कमोडिटी, होमोजीनियस में किस रिस्पेक्ट में सेम है, सेम साइज, शेप, डिजाइन, क्वालिटी, हर रिस्पेक्ट में होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल है प्रोडक्ट। ये सारी बातें आपको माइन्यूट पॉइंट के ऊपर आपको कंप्लीट फोकस करना है और लिखना है। देखो, बच्चों को लगता है कि अरे वाह, मैंने तो लर्न कर लिया, पॉइंट्स लर्न कर लिया, काम हो गया, या मैंने अंदर का लर्न कर लिया है, मैंने हेडिंग्स लर्न नहीं करी, कोई बात नहीं, हम हेडिंग खुद से बना के लिख देंगे एंड हमें मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन होती है आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जब आप अपनी आंसर शीट्स देखते हैं और अपने मार्क्स देखते हैं तो आप बड़े शॉक हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो सब कुछ लिखा था, फिर मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले। रीजन ये है कि आपने उसको माइन्यूटली स्टडी ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उन्हें मुझे अपने आंसर का पार्ट बनाना है। आपने सिर्फ ऊपर से देख लेते हैं। अगर सिर्फ ऊपर से देखकर आपने किसी आंसर को लर्न कर लिया और उसे प्रेजेंट कर दिया, तो फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप जरूर कुछ मार्क्स लूज करके आएंगे और कुछ ज्यादा भी लूज कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं है। तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी तरह से क्वेश्चन को स्टडी कर लीजिए, बिल्कुल उसकी एक एक खाक छान डालिए और एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पहले रट्टा मार लीजिए। यस, मैंने सही वर्ड बोला, रट्टा मार लीजिए, मगअप कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन कीवर्ड का क्या करेंगे? कीवर्ड को तो मगअप ही करना पड़ेगा। मगअप से लोग बड़े नेगेटिव नोशन लेके आते कि अरे नेगेटिव होता है, मगअप नहीं करना चाहिए, मेरा तो रट्टाफाई करना बस की बात नहीं है। भाई, मार्क्स चाहिए ना, तो माफ करो, आपको रट्टा मारना तो पड़ेगा ही, मग तो करना ही पड़ेगा।
चलिए, गोइंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकेंड क्वेश्चन के अगेन सेकेंड क्वेश्चन के दो सब पार्ट कर दिए। मतलब ये है 2.5 मार्क का क्वेश्चन और ये भी है 2.5 मार्क का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड। अब ये कोई 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग पूछा है। मतलब कि यहाँ पर मुझे जरूर से लिख के आना होगा व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ। और क्योंकि ये 2.5 मार्क का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत ना हो, और लेकिन डायग्राम मैंने यहाँ पर जो मेरा आंसर दिखाया हुआ है, इस आंसर में मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग, क्योंकि ये टाइपिंग जहाँ हुई थी वहां पर डायग्राम मैंने अपने नोटबुक में बनाया नहीं था। जब मैं आंसर्स नोट करवा रही थी, किसी और ने ये टाइप किया था, तो उनको मैंने बोला नहीं था कि डायग्राम भी यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ डायग्राम भी एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना सकते हैं। अब मैम हाइपोथेटिकल डायग्राम क्या होता है? हाइपोथेटिकल डायग्राम वो होता है जहां पर आप प्लॉटिंग नहीं करते किसी नंबर की, लेकिन आप लिख देते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट। यहाँ पर आप लिख देते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। यहाँ पे आप पूरा लिख के आएंगे प्राइस, यहाँ पर आप पूरा लिख के आएंगे डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ऐसा लिख के आएंगे। इसे बोलते हैं हाइपोथेटिकल डायग्राम, जहाँ पे आप डिमांड कर्व का एटलीस्ट शेप दिखाकर आएंगे कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस अजम्पशंस है। लेकिन यहाँ पर अगर ये पूरा 5 मार्क क्वेश्चन आता तो हम 2-3 अजम्पशंस भी लिख के आ जाते, लेकिन यहाँ पर वो पूछा नहीं गया। तो आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ लॉ अच्छे से समझाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज, एंड द मैग्नीट्यूड ये नहीं बताता, क्योंकि मैग्नीट्यूड का टॉपिक डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड का टॉपिक है क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, जो मेरे नोट्स में नहीं बना हुआ है, लेकिन आपको बनाना है। चलिए, गोइंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है डिस्कस एनी 3 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशन तो नहीं पूछे क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था 2.5 मार्क का, लेकिन क्या पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया अजम्पशन एक्सेप्शंस क्या है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सिंपल है, अजम्पशन का ही उल्टा है, और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, बीइंग अदर थिंग्स इक्वल बोला ना, तो वो अदर थिंग्स इक्वल नहीं है, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्या है, एक तो गिवन गुड के केसेस में, गिवन गुड्स क्या होते हैं, एक तरीके के इंफीरियर गुड्स ही होते हैं, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। वहां जब प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल करता है तो उसकी डिमांड भी फॉल कर जाती है। मतलब कि अगर प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप देखेंगे इन केस ऑफ गिवन गुड, तो डिमांड कर्व ऐसा नहीं बनता है, डिमांड कर्व तो सप्लाई कर्व की तरह बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। गिवन गुड से कंज्यूमर जो है निकल के नॉर्मल गुड की तरफ जाना चाहता है। फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का प्रेस्टीज गुड। रैशनैलिटी चले जाती है कंज्यूमर की जब प्रेस्टीज गुड की बात आती है, क्योंकि कंज्यूमर ये सोचता है कि ये गुड खरीदने से मेरा सोसाइटी में स्टेटस बढ़ जाएगा, और वो महंगे दाम पर भी उस गुड को एक्वायर कर लेता है, परचेज कर लेता है। अदरवाइज एक रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, एक रैशनल कंज्यूमर तभी चीजों को एक्वायर करता है जब वो देखता है कि उसका प्राइस फॉल कर रहा है। इग्नोरेंस, कई बार कंज्यूमर इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इसका प्राइस कहीं और कम है, और वो ज्यादा प्राइसेस पे परचेज कर लेते हैं, या फिर कुछ देखते ही नहीं है कहाँ पर कितना प्राइस चल रहा है और चीजें परचेज कर लेते हैं। तो इग्नोरेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एक्सेप्शन में अगर आपको कोई दूसरा पॉइंट भी मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट इलिस्ट्रेट करके लिखे हुए हैं। Going back to the next question, what is next question? Next question is question number 6. ये देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन के सब पार्ट थे और सब पार्ट के भी 2 सब पार्ट थे। तो आपको याद रखना है कि आपके पास जो चॉइस है बहुत लिमिटेड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चैप्टर पूरा छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा किया तो ये सुसाइडियल है, और ये आप सुसाइड कमिट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। पूरे चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने। अभी भी पढ़ना शुरू करते हो तो नवंबर के महीने से लेकर के 2 महीने के अंदर इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट मंथ अगर आपका प्रीलिम भी है तो मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है, और जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम हमारे यहाँ भी हमारी ऐप पर एंड ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए गोइंग बैक टू द नेक्स्ट वन, ये है एक्सप्लेन एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ये चैप्टर बहुत आसान है, यहाँ पे कोई कर्व्स नहीं है, कोई डायग्राम्स नहीं है, तो ये बहुत इजी हो जाता है। 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर देखिए, यहाँ पर एक है राइट टू बी इन्फॉर्म। कई सारे राइट दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड। ओके, आप कोशिश करिए कि यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज्यादा लिखने से रोकिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक बच्चों को बहुत इजी लगता है वो उसमें
लंबा लंबा आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, नहीं लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखिए। एंड यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो एनी 5 कंज्यूमर राइट्स आपको लिखने हैं यहाँ पर, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल। एंड कई बार बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं, जैसे राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू बी हर्ड, इन दोनों को मिक्स कर दिया। राइट टू रिड्रेसल है मतलब सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एंड राइट टू बी हर्ड मतलब उनकी बात सुनी जानी चाहिए, कंसिडरेशन लिया जाना चाहिए। चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 का ए पार्ट हमने डिस्कस कर दिया। अब देखो 6 के सेकेंड पार्ट के 2 सब पार्ट्स हैं। ए, डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में था एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के 2 सब पार्ट, वैसा ही बिल्कुल 6 क्वेश्चन भी है। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं, क्या आंसर हो सकते हैं। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? द कैपिटल फॉर्मेशन नॉर्मली आपको सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग देना है। तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब दिया हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन वी मीन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स का एग्जांपल लिखना बहुत जरूरी है, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग। अब इतने सारे एग्जांपल नहीं निकले तो कम से कम 2 एग्जांपल कोट करके आ जाइएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। Then which are used for more production. In simple words, it refers to the addition made to the capital stock in the economy during a time period. Time period भी आपको mention करना है because it's a flow concept. Okay, in order to make more capital goods, society has to divert its productive sources from production of consumer goods to the capital goods. Okay, going back to the next, यहाँ पर है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज ड्यूरेबल, कैपिटल इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ओनली एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो लेबर ही है। देन मोबाइल है ये, एंड कैपिटल इज मैन मेड। ओके, तो ये सारी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आनी है कैपिटल की। चलिए इजी इजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एनी 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ आपको हो सकता है कि आपने जब पढ़ा हो तो आपका मिक्सअप हो गया हो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। इनफैक्ट अभी आपके हाथ में टाइम है, आप जब नोट्स बना रहे हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड आप अलग अलग से लिख लीजिए, क्योंकि कुछ बुक्स में या कुछ आंसर्स में वो मिक्सअप करके लिखा होता है। अगर आप कोई रेडीमेड मटेरियल यूज कर रहे हैं जहां पर आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स एंड आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप ऐसा ना करिए, आप अलग से लिख लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड अपने रनिंग नोट्स में, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड या बुक में ही मार्किंग कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड के अंदर आपको लिखना होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर, देन उसके बाद नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स के एंड यहाँ पर अच्छा वो क्लास 12 में है, 11th में 10th में नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिखे, नेचर ऑफ गुड लिखेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड लिखेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ लिखेंगे। ये सारे पॉइंट आपको लिखने। और ये ध्यान रखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रिलेटेड गुड्स लिख के आ जाते हैं। रिलेटेड गुड में आपको दोनों एक्सप्लेन करने हैं कि रिलेटेड गुड में एक सब्स्टिट्यूट गुड होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, और दोनों में कैसे बिहेवियर होता है। ओके, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर भी आपको लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड बोथ, क्योंकि दोनों ही केसेस में इनकम ऑफ कंज्यूमर का पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सब पार्ट 1। Second subpart है differentiate between increase in supply and decrease in supply. When we differentiate between increase in supply and decrease in supply, हमेशा हमें कॉलमनर फॉर्म में आंसर लिखना है। ये देखिए यहाँ पर आंसर है। इनफैक्ट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर अगर आप पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन लिख सकते हैं तो लिखिए, एंड साथ ही साथ एक पॉइंट जो मिसिंग है यहाँ पर वो है कि आप इंक्रीज इन सप्लाई दिखाएं डायग्राम बनाकर, एंड डिक्रीज इन सप्लाई भी दिखाएं डायग्राम बना करके। तो जब आपके पास ये पहुंचेगा तो आपको डायग्राम के साथ मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाए, जो मैंने बना दिया, और यहाँ पर आपको पॉइंट्स की हेडिंग भी लिखनी है। अच्छा, कोई भी बच्चा अगर किसी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहा है या लर्न करते टाइम उसने जस्ट वन वर्ड लर्न कर लिया है, जैसे कि मैं बताऊं राइट वर्ड शिफ्ट
और यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिर्फ एक वर्ड लिख के आप कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि लर्न करते टाइम आप वन वन वर्ड लर्न कर सकते हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में आंसर लिखने जाएंगे ऐसे वन वर्ड लिख के नहीं आएंगे। रिडक्शन यहाँ पर या फिर यहाँ पर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, ऐसा इस तरह की कोई भी चीजें आप नहीं लिखेंगे। यू हैव टू राइट द कंप्लीट थिंग। ओके, मैं उम्मीद कर रही हूँ जो भी बातें मैं समझा रही हूँ आप लोग से पूरी तरह से समझ रहे हैं। एंड एडवाइस ये है कि आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए। अगर अभी तक भी नहीं बैठे हैं तो ले आइए, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए एंड एक पेन एंड पेपर ले आइए और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें नोट करके रखिए। बिकॉज स्पेसिमन पेपर की प्रिपरेशन के बेसिस पर ही आपको फाइनल के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं। गोइंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 7th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, 8th क्वेश्चन पर पहुंच गए। मेंशन 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी डायरेक्टली बुक में आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगेन मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप बना सकते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी बनाकर लिखिए, आपका प्रेजेंटेशन मच बेटर हो जाता है। बहुत बार टीचर्स ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं नहीं बोर्ड नहीं बोलता है कि लिखना है, नहीं लिखता है, नहीं बोलता होगा या फिर नहीं रिक्वायरमेंट है या बुक में नहीं दिया है, बट स्टिल अगर आप एक दो चीजें एक्स्ट्रा लिख देंगे तो आपका प्रेजेंटेशन ही बेटर हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस पूरे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ी भी प्रोबेबिलिटी है अगर फुल मार्क्स मिलने की, तो व्हाई नॉट टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। चलिए, देन है एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक कॉजेस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया इन रीसेंट टाइम। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने एफर्ट करके लर्न करनी पड़ेगी। आपको ऐसे ग्रेजुअली नहीं आएगा ये। जैसे डिमांड का चैप्टर बहुत रिलेटेबल है, हमारे आसपास जो चीजें हो रही है। सप्लाई का चैप्टर बहुत रिलेटेबल है, हम उसे एज अ कंज्यूमर या एज अ सप्लायर ऑफ समथिंग अपने आप को फील करके सोच सकते हो, लिख सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक कॉज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू राइज, ये दिस इज समथिंग जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पता नहीं होगा एट दिस लेवल, तो आपको ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो उसके रीजंस है राइज इन प्राइस, ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, then economic assistance to the private sector, development program, ये सारे reasons हैं, and growth trend of urbanization, these all are the reasons because of which what is happening the recent year में हमने देखा है कि public expenditure जो है वो हो गया है। चलिए, going to the next question, draw a graphical figure showing perfectly elastic supply। ये क्या है भाई? perfectly elastic supply curve कैसा होता है? ये होता है perfectly elastic supply curve जहां पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 100% क्या है, मतलब 100% नहीं है, मतलब आई मीन टू से परफेक्टली इनइलास्टिक है, या हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इसे मेजर करना इम्पॉसिबल है, हम उसे मेजर ही नहीं कर पाते, इतनी ज्यादा इलास्टिक है परफेक्टली इलास्टिक। मतलब इवन अ लिटिल चेंज इन पेनीज भी चेंज होता है प्राइस में, तो सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उसे मेजर ही नहीं कर पाते। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ड्रॉ अ ग्राफिकल फिगर showing perfectly elastic supply। अब कोई बच्चा सिर्फ ये ना करे कि 5 मार्क के लिए सिर्फ एक डायग्राम बना करके आ जाए, उसका एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर है। ये देखिए, when the supply of a commodity changes without the change in its price, the supply of commodity changes without the change in its price, and the supply of commodity will be called perfectly elastic। The value of price of elasticity of supply in this case is E is equal to infinite। अब यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा हुआ है without the change in price? Change in price तो हो रहा होता है लेकिन इतना माइन्यूट हो रहा होता है कि यू कैन से कि ऑलमोस्ट ना के बराबर। पेनीज में भी मैंने बोला चेंज हो रहा है। तो PS इज द फिगर, ये जो PS है यहाँ पर, ये P एंड S जिसका नाम है फिगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन इज है ये, एंड इट शोज that OP price, O and P price, any quantity of the commodity can be supplied. Elasticity of supply will be infinite at all points of such supply curve। ठीक है, चलिए, तो इसका ये नीचे वाला एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। आप इसे पैराग्राफ में ब्रेक करके लिखिएगा। सिर्फ एक बड़ा पैराग्राफ आप लिख के आएंगे तो ऐसा लगेगा आपने बहुत ही छोटा आंसर लिखा है। तो आप जब भी आपको कुछ बड़ा लिखना होता है या ऐसा दिखाना होता है कि बड़ा लिख रहे हैं, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ में से ब्रेक कर क्या करिए।
चलिए, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में भी अगेन दो सब पार्ट है। डिफाइन कमर्शियल बैंक, ये तो बहुत सिंपल है। एंड एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक। बैंकिंग वाली यूनिट जो है वो कंपैरेटिवली काफी इजी है। So commercial bank is a financial institution which accepts deposit from public and gives loan to the for the purposes of consumption and investment। फिर उसके प्राइमरी डिपॉजिट के दो टाइप दिए हुए हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, सिंपल है, इसका मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। Next one is question number 10. Explain any two quantitative methods of controlling money supply. There are two types of method, quantitative and qualitative. उसके लिए आपको एफर्ट जरूर लगाना पड़ेगा और अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर पूछे है क्वांटिटेटिव मेथड्स, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर है बैंक रेट, इंक्रीज इन बैंक रेट, डिक्रीज इन बैंक रेट, जो रेपो रेट होती है उसमें। देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस पूछे हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में दो काम हो सकते हैं, सेल या परचेज ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ओपन, ये इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था टू क्वांटिटेटिव मेथड। अब टू क्वांटिटेटिव मेथड देखो 5 मार्क्स के लिए आप सिर्फ ऊपर वाली हेडिंग लिख के आ गए कि इंक्रीज इन बैंक रेट या फिर सिर्फ बैंक रेट या रेपो रेट लिख के आ गए, ओपन मार्केट ऑपरेशन अकेला लिख के आ गए तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह के प्रेजेंटेशन आपको देना जैसा कि बुक में है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होती है, रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। तो अगर ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक वांट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू contract the money supply in the economy, then what does it do, increase the bank rate। वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक को महंगे लोन मिलते हैं एंड इन रिटर्न वो महंगे रेट पर, मतलब हायर रेट पर पब्लिक को भी लोन देती है। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर आरबीआई ये चाहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता है कि ज्यादा मनी सर्कुलेशन में रहे, तो वो बैंक रेट को रिड्यूस कर देता है। एज अ रिजल्ट कमर्शियल बैंक भी अपना लेंडिंग रेट जो है वो रिड्यूस कर देते टू द कस्टमर एंड मनी इन द सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का भी कुछ वैसा ही है। गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है कंज्यूमर ए बी एंड सी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए कैसे पूछ ले आई डोंट नो। यहाँ पर कंज्यूमर ए बी एंड सी दिए हुए हैं और मार्केट डिमांड दी हुई 13। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में से हमें क्या होना चाहिए, 13 इसका सबका टोटल, हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड का जो टोटल है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 + 4 + 6 = 13। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो आंसर, देखो मैंने यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, इस तरीके से कुछ आंसर आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगेन आपका आंसर 4 ही आ जाएगा। 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, देन 5 + 6 = 11 एंड 11 + 8 = 19। यहाँ पर है 19, ये देखो आंसर भी मैं साथ साथ चेक करते जा रही हूँ, ये है 19। फिर उसके बाद है 5 + 6, नहीं 5 + 6 तो अभी देखा था। 6 + 7, 6 + 7 कितना हो जाएगा, 6 + 7 हो जाएगा 13 एंड 13 - 22, 13 - 22 = 9। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है 9। 13 + 22 मतलब 13 - 22 और ये दोनों ये हो गए थे 6 यार। 13 + 9 = 22। 7 + 8 + 9, यहाँ पे अगेन आपसे सबका टोटल पूछ रहा है विच इज 24। तो ये रहा 24। 7 + 8 + 9, 8 and 9 होता 17, 17 + 7 = 24। ओके तो बहुत 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 सिंपल पेपर था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप नहीं कर पाएंगे। अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे आराम से लर्न कर लीजिए। इसमें से सैंपल क्वेश्चन पेपर में से, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बोला था, आपके प्रीलिम्स में तो जरूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप इस इनफैक्ट आप ये क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद एक बार आप अपना पूरा टाइम जो पेपर का है उतना टाइमर सेट करिए और इस पेपर को लिखने बैठ जाइए और देखिए कि क्या आप इसे स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप इसे इवैल्यूएट करने के लिए किसी को दे सकते हैं, आपके टीचर को या आपका घर में कोई एल्डर जो भी आपकी स्टडीज का टेक केयर करता है, आपके किसी अच्छे फ्रेंड को भी दे सकते हो और देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट हो जाएगा ये प्रैक्टिस करने से। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। वी विल बी मीटिंग अगेन with something new from your
सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 10 ICSE। टिल देन अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप वीडियोस देखने जरूर आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, खराब बात है। एंड लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय, हैव अ